हाँ, मैं आया था यहाँ, आप लोग मिले नहीं इसलिए चला गया वापस में। मैं 6:30। कौन? ऐसे? पक्का? देखा आपने? तो आप देखने की बजाय पढ़ाई पे फोकस कर लेंगे। चलो, टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट या अग्रीमेंट? अग्रीमेंट होता है। चलो, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बोलो, एग्रीमेंट या अग्रीमेंट, आपको कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है? इस क्लास में सर जैसे कोई इंग्लिश वाला तो नहीं है ना? सब जिनकी इंग्लिश रही सेकंड पेपर इंग्लिश है। अरे, फर्स्ट पेपर की चल रही है ना? हाँ, तब फिर ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले जब होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें फिर उनका जो नॉलेज उछल उछल के बाहर आता है। हैं? सब बराबर है। चलो, तो ईमानदारी से बताना, आप सबको कसम है अपने पड़ोसियों की, जो कल की क्लास में जो जैसा पढ़ा था, जितना पढ़ा था, समझ में आया और उस तरीके से कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखो, पढ़ाने में कैसे भी, चाहे आप नोट्स शॉर्टकट में पढ़ना चाहो तो वैसे भी हो सकता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो वैसे हो सकता है। मेरी मेंटेलिटी है कि जो एग्जाम में जो टारगेट है वो कवर हो जाए, अपना अचीव गोल हो जाए, जो गोल है वो अचीव हो जाए, और आप 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद भी जब आप नोट्स को रिवाइज करो तो कम से कम समझ में आए कि आपने लिखा क्या और उस टाइम पर पढ़ा क्या था। ठीक है? तो एक चीज और, रूल्स का रट्टा लगाना मत। जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस को पहले समझना, बाद में हम रूल पढ़ते हैं। पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में रूल्स याद नहीं आएंगे आपको। जब भी कोई क्वेश्चन आप करोगे तो आपको उसका सिमिलर सेंटेंस माइंड में वहां पर क्लिक करेगा और उस सिमिलर सेंटेंस के थ्रू आप लोग करेक्ट आंसर सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज में यही होता है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। एक सेंटेंस है ऑल इज वेल, और एक सेंटेंस है ऑल आर वेल। विच वन इज करेक्ट? ऑल इज वेल आमिर खान ने कह दिया तो इसलिए करेक्ट है। ऑल इज वेल 3 इडियट्स में सुना था, और ऑल आर वेल हमने सुना नहीं इसलिए गलत है। जो सुना है वो सही है, जो नहीं सुना वो गलत है। यही रूल है आपका। सेंटेंस दोनों सही है, ऑल इज वेल भी करेक्ट है और ऑल आर वेल भी करेक्ट है। कॉन्टेक्स्ट अलग है, बिल्कुल सही कहा। यहां तो देखो, इस टाइप का सेंटेंस देगा नहीं वो, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे लिख के। यहां जो वर्ड दिया हुआ है आपके सामने, ऑल। अब रूल्स पढ़ेंगे हम, अगर नंबर ऑफ रूल्स काउंट करते जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, 200 रूल्स भी बनाए जा सकते हैं, 500 रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। आप सेंटेंस पर फोकस करोगे, रूल्स कंसाइज हो जाएंगे। इस ऑल वर्ड को आप ये देखो कि ऑल है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑल वर्ड जो है, अब अगर देखो, क्या पानी जो है, एक बॉटल में पानी है, इसके लिए मैं ऑल वाटर यूज कर सकता हूं? ऑल द वाटर यूज कर सकता हूं। पानी के लिए ऑल शब्द आ सकता है। और आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबके लिए भी मैं ऑल शब्द का यूज कर सकता हूं। तो ऑल वर्ड जो है वो अगर अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, अब अनकाउंटेबल सबको पता है, अनकाउंटेबल के लिए आया तो ऑल जो है वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। और ऑल का अगर यूज काउंटेबल के लिए आ रहा है तो काउंटेबल होगा, तो सिंपल सी बात है, काउंटेबल होगा तो वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे ही मैंने लिखा ऑल इज वेल, तो इसका मीनिंग हुआ, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ सही है मेरी लाइफ में। वही मैंने कहा ऑल आर वेल, आप सब लोग कैसे हैं? तो आप कहोगे ऑल आर वेल। अब आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम में क्या हुआ,
जब भी सेंटेंस देगा तो वो इस तरीके से, जैसे मान लो देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। मान लो कोविड का टाइम जो चल रहा था, सब लोग कोविड पॉजिटिव कहीं ना कहीं हो रहे थे, किसी ने आपसे हालचाल पूछा, आपने कहा 10 मेंबर्स है मेरी फैमिली में, ऑल डैश वेल, भगवान की दया से सब लोग स्वस्थ है, ठीक है। यहां पर अब आया, क्या यहां पर इज लगा सकते हम लोग? नहीं लगा सकते। क्या आया? ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। और वही अगर सेंटेंस आया ऑल इज वेल इन माई लाइफ, अब क्या मैं ऑल आर वेल इन माई लाइफ बोलूंगा? ये अनकाउंटेबल सिचुएशन आ गया, भाई मेरी लाइफ में सब कुछ करेक्ट है। तो हमें रूल्स ने देखा सेंटेंस को समझना है, उसके थ्रू हो सकता है। सेम ऐसी कंडीशन बनती है अगर मैं एक वर्ड आपसे पूछूं, रिवाइज कर दूंगा, बस एक बार मेरे साथ साथ चलना। शब्द दिया हुआ है हाफ, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। पानी अगर आ गया तो पानी के लिए क्या हुआ? हाफ अगर है तो सिंगुलर है, और वही अगर 50 लोग हैं उसके लिए क्या हो गया? प्लूरल हुआ। मैं सेंटेंस लिखूं, हाफ ऑफ द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश polluted, और half of the apples एक बात, तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो। हाफ ऑफ द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश पॉल्यूटेड। अगर मैं आपसे पूछूं इस हाफ शब्द का यूज हुआ किसके लिए? हाफ का यूज किसके लिए हुआ? पानी के लिए। तो पानी का हाफ, वही वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हाफ होगा वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाऊंगा, तो वर्ब हमारे सामने अगर इज और आर में से एक बार मैं सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, इज और आर में से क्या लगना चाहिए? इज, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहां पर मैंने लिखा हाफ ऑफ द एप्पल्स, ये हाफ किसके लिए लगा हुआ है? एप्पल्स के लिए लगा हुआ है। तो एप्पल्स प्लूरल है, क्या लगाना चाहिए यहां पर? आर। अब कुछ लोग डेढ़ सियाने होते हैं, सर मान लो 2 एप्पल हैं, सोचा था ना किसी ने, 2 है, 2 का हाफ तो 1 होगा, फिर सिंगुलर होगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो नहीं सकती। अगर हाफ वर्ड का यूज कर ही रहे हो ना, तो वो बहुत सारों के लिए होगा। जैसे ऑल है, तो ऑल का यूज कभी भी 2 के लिए नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा तभी वो ऑल हो सकता है। तभी तो वर्ड्स बने सम, है ना, सेवरल, वेरियस, ऐसे शब्द और बने हुए। तो हाफ का यूज जब आ रहा है प्लूरल के लिए, तो वो मोर देन 2 के लिए ही आ सकता है। ये हाफ किसके लिए आया हुआ है? विलेज के लिए। अब विलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? विलेज काउंटेबल है। विलेज तो काउंटेबल ही होगा ना भाई। जिसको 1 2 3 में हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो काउंटेबल है सारे। क्या विलेज बहुत सारे नहीं हो सकते? हो सकते हैं हमारे। अब विलेज की बात कर रहा हूं, विलेज के लिए मैंने लगाया हाफ। क्या लगना चाहिए थर्ड सेंटेंस में, इज या आर? इज या आर? देखो ऑप्शन में आया इज, ऑप्शन में आया आर, ऑप्शन में आया हैज, ऑप्शन में आया हैव।
हैज और हैव। तभी तो कहते हैं कि इंग्लिश में सारे टॉपिक जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल होता है। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, और आगे पढ़ोगे तो इन टॉपिक में और आपको हेल्प मिलेगी। कभी आपने सुना है इज बीन और आर बीन नहीं होता, हैज बीन और हैव बीन होता है। तो ये टेंस का रूल भी थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। इस सेंटेंस में मैंने कल ही जैसे कहा कि ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको पहले इनकरेक्ट आंसर को एलिमिनेट करना है। इज और आर को तो आपने हटा दिया। अब हाफ ऑफ द विलेज लिखा तो इसके लिए क्या आना चाहिए, हैज या हैव? हैज आएगा, क्योंकि देखो विलेज सिंगुलर है तो ऑब्वियसली ये एक ही हुआ ना, तो एक का हाफ तो क्या होगा, हाफ ही होगा। और अगर यही हाफ ऑफ द विलेजेस होता, हाफ ऑफ द विलेजेस, अब क्या आता, हैव बीन डिवास्टेटेड। और डिवास्टेटेड का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लो, वोकैबुलरी में पूछा जा सकता है। डिवास्टेटेड होता है जो रूइंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। डिवास्टेटेड एकदम बर्बाद। क्या बात समझ में आई? रूल लिखवाने की जरूरत है, रूल है ही नहीं, इसका सेंटेंस है ये। सेम ऐसी सिचुएशन मान लो मैं लिखूं सम पर। सम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। अगर मैं लिखूं सम ऑफ द बुक्स डैश मिसिंग, सम ऑफ द वर्क yet to be done। ऑप्शन में अभी सिर्फ दो ही दे रहा हूं मैं, इज और। देखो ये सम किसके लिए लिखा हुआ है, सम का यूज किसके लिए आया, बुक्स के लिए। तो अब सम ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो इज और आर में से आर, सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। सम ऑफ द वर्क, वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इस सम का यूज वर्क के लिए हुआ तो ऑब्वियसली क्या आया। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं और देखो, इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये पूरा एलिमेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं हमारे पास यहां, सम ऑफ द वर्ड्स वाले ही चार हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो एक से ज्यादा भी वर्ड्स हो तो आपको उसका हेड वर्ड देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सम ऑफ द बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बुक्स लिखा हुआ है। यहां पर थोड़ा सा ग्रामर का स्ट्रक्चर भी काम आएगा। कल जैसे मैंने बताया था एक वो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद वाला बताया था ना एक रूल, वो थोड़ा सा काम आएगा। क्या ऑफ जो शब्द है ये प्रेपोजिशन है क्या, ऑफ, एट, ऑन, ये प्रेपोजिशन होते हैं। और कल की बात हुई थी हमने क्लास में की कि प्रेपोजिशन के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, देखा था हमने। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ सकती, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहां जो वर्ब आनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, बुक्स के अकॉर्डिंग सम का मीनिंग डिसाइड किया कि सम सिंगुलर है या प्लूरल है। वैसे ही हमने वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि सम सिंगुलर है या। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लो सेंटेंस आपके सामने एक ऐसा है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज आर नॉट जब आपने पढ़ा पूरा सेंटेंस, आपने देखा सब्जेक्ट कौन है यहां पर, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। बात एप्पल्स की हो रही है, क्वालिटी की हो रही है, तो बात एप्पल्स के क्वालिटी की हो रही है। मेन सब्जेक्ट हमारा यहां पर कौन होगा, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या लगा। अब मैंने कहा ऐसे सेंटेंस अगर समझ के भी करोगे ना, पढ़ के भी, तो भी हो जाते हैं। गलत कहां होते हैं, जब बिना पढ़े सिर्फ घूर के देखा, अच्छा यहां इसके हिसाब से लगा दो, खत्म। जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है। ये सिर्फ बताकर मैं बताना चाह रहा हूं कैसी लापरवाही
नहीं करनी, क्या हो जाएगा ये? इसका तो कोई रूल है नहीं। अब रूल स्टार्ट करते हैं आज के लिए। एक वर्ड मैं लिख रहा हूं मैथमेटिक्स, इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। मैं अगर लिखूं माई मैथमेटिक्स इज डैश आर नॉट माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। कल मैंने क्लास में किसी से पूछा था, आप में से इंग्लिश किस किस की वीक है? पूछा था आप लोगों से, किसी को लगता है उसकी इंग्लिश वीक है? आपने कहा माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। क्या जो इंग्लिश, मेरी इंग्लिश आपकी इंग्लिश सबकी अलग अलग होती है क्या? यहां पर भी अगर मैं बोल रहा हूं कि माई मैथमेटिक्स, मतलब मेरी गणित अलग है आपकी अलग है, सब्जेक्ट तो एक ही होगा ना सबका कॉमन। इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे, चलो एक बार आंसर बता दो, इज या आर? इज लगना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आर लगना चाहिए। चलो अगर मैं इज मानूं, किसी का ऑब्जेक्शन? इसमें क्या लगेगा? माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। यही अगर सेंटेंस में ऐसा लिखूं, मैं समझा दूंगा क्यों हुआ ऐसा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो, पढ़ो एक बार। मैंने कहा मैथमेटिक्स इज डैश आर एन एग्जैक्ट साइंस। भाई सारे सब्जेक्ट जो है वो एक साइंस ही तो है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब जिसमें कोई अपवाद नहीं होते हैं। इस सेंटेंस में आर नहीं आएगा, इसमें आएगा इज, और ऊपर वाले में क्या आया? आर। अब ये क्यों हुआ? बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, गलत होने का कोई चांस होगा ही नहीं। एक ट्रिक बता दूंगा, शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का। लेकिन पहले देखो, क्या दोनों मैथमेटिक्स के मीनिंग में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? यहां पर क्या है, ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इस मैथमेटिक्स का मीनिंग गणित सब्जेक्ट नहीं है, इसका मीनिंग है कैलकुलेशन। आपके भाई कैलकुलेशन अगर वीक होती तो मैं बोलते मेरी मैथ्स कमजोर है। ऊपर वाले सेंटेंस में मैथमेटिक्स क्या है? कैलकुलेशन। और नीचे वाले सेंटेंस में मैथमेटिक्स क्या है? जो सब्जेक्ट है गणित। अब ये पता कैसे चलेगा? शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन एक इसका रूल कॉन्सेप्ट देखो। ये ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स जिनकी एंडिंग आईसीएस से हो, एक बार मुझे बता दो कुछ सब्जेक्ट्स। चलो मैथमेटिक्स ले लिया एक तो, और फिजिक्स, और एथिक्स, एथिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्रिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स जिनकी एंडिंग किससे हो रही है? आईसीएस से, ठीक है। अब जैसे मैंने फोनेटिक्स लिख दिया, फोनेटिक्स सबको पता है, फोनेटिक्स जो प्रोनाउंसिएशन की स्टडी करते हैं, उच्चारण की स्टडी करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका यूज अगर आप एज ए सब्जेक्ट कर रहे हो सेंटेंस में, अगर ये कैसे आए हुए हैं? एज ए सब्जेक्ट। इनका यूज अगर सब्जेक्ट की तरह हुआ है, सब्जेक्ट का नेम, जैसे मैथमेटिक्स अगर गणित है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर होगा तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। क्योंकि ग्रामर क्या कहती है कि जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन अगर इनका मीनिंग सब्जेक्ट नहीं है, कोई दूसरा मीनिंग है, इन अदर सेंस, इन अदर, अदर सेंस का मीनिंग क्या हुआ? अन्य अर्थ में, तब ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। अब जो दिमाग में चल रहा होगा ना, पता कैसे चलेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, इतना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। लेकिन आप देखो, अभी ये दोनों चीज समझ पा रहे हो ना? जब भी
ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे उनके पहले माई, हिज या हर या द, आर्टिकल द, इस तरीके से अगर आ जाएं, अगर आईसीएस वाले सब्जेक्ट्स, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। जितने भी आईसीएस वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये आते हैं सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। लेकिन अगर इनसे पहले माई, हिज, हर, द, इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं, तब उसको क्या कर दोगे? प्लूरल कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लूरल। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बोला इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। जैसे ही आपने बोला माई इकोनॉमिक्स, तो इसका मीनिंग हो गया कि मेरे आर्थिक विचार। मैंने कहा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान। जैसे आपने बोला माई पॉलिटिक्स, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? मेरे राजनीतिक विचार। मैथमेटिक्स गणित, जैसे आपने बोला माई मैथमेटिक्स या हिज मैथमेटिक्स, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? उसके कैलकुलेशन। दूसरा अगर और शॉर्टकट मेथड बताऊं मैं, अगर मैथमेटिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, इनको सेंटेंस में कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं ना, अगर इनको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होगा तो हमेशा प्लूरल होगा। क्यों होगा? देखो, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हो ना, एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट का नेम हमेशा कैपिटल में आता है, चाहे सेंटेंस के शुरू में हो चाहे बीच में हो। और अगर आप इसको अगर दूसरे सेंस में लोगे, तो इसके साथ में ये वर्ड आएंगे ही आएंगे। अकेला ये शब्द आ नहीं सकता, तब ऑब्वियसली इसको सिंगुलर, इसको स्मॉल में लिखना होगा। आपने अभी नोटिस किया, जब मैंने सेंटेंस लिखा एक बार मैथमेटिक्स, फिर मैंने इसको इरेज करके फिर दोबारा माई मैथमेटिक्स लिखा, क्योंकि मुझे एम को पहले कैपिटल में लिखा था, मुझे स्मॉल में लिखना था। तो अब यहां पर देख लो, यहां मैंने लिखा कैपिटल, और यहां क्या लिखा? ये लिखवाऊंगा नहीं, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं। ये शॉर्टकट आप अपना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब, अगर इनसे पहले माई, हिज, हर, द आर्टिकल आ जाए, तो इनके साथ क्या लगा दोगे? प्लूरल लगा दोगे। एक हिंदी में नोट डाल के मैं लिखवा भी दूंगा, भी आगे कभी या रिवाइज करना होगा तो काम आएगा। क्या समझ में आई है बात? पक्का? पॉलिटिक्स इज डैश आर माई फेवरेट फील्ड ऑफ स्टडी। The politics of India is dash R in a bad state. अब जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक बार डिसाइड कर लो। फर्स्ट में क्या लिखा हमने? पॉलिटिक्स डैश माय फेवरेट फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी तो ऑब्वियसली क्या है? सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिक्स के साथ क्या लगाया? इज। दूसरा हमने देखा, यहां पर पॉलिटिक्स लिखा हमने, भारत की पॉलिटिक्स, इसका मतलब भारत की राजनीति। ऊपर राजनीति विज्ञान है, नीचे राजनीति, क्या लगना चाहिए? आर। जो शॉर्टकट बताया आप, मैंने क्या कहा? इसके साथ में सिंगुलर, लेकिन अगर इसके साथ कोई भी दूसरा वर्ड हमने मॉडिफायर दिया, तब आपने क्या यूज किया? प्लूरल लगा दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कर दोगे? अगर ये एग्जाम में आता है तो गलत होने का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए। आते हैं यही, इसी टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो क्या ये दो कॉन्सेप्ट जो आज अभी हमने डिस्कस किए, ये तो सिर्फ सेंटेंस बताए मैंने, और एक ये वाला, कोई दिक्कत? यस और नो तो बोल दो। मैं लिखने का टाइम दूंगा अभी, एक चीज और डिस्कस करते हैं, उसके बाद लिखने का टाइम, नोट भी लिखवाऊंगा मैं। मुझे तो इतना बता दो कि एक वर्ड में दे रहा हूं ईच, ये सिंगुलर है या प्लूरल है?
इज और आर। बताओ। चलो दोनों सेंटेंस पढ़ो। ईच बॉय एंड गर्ल डैश विलिंग टू ज्वाइन दिस कमिटी। एवरी टॉम पीटर एंड हैरी डैश यूजिंग मोबाइल्स नाउअडेज। हाँ, और ऊपर वाले में देखो, सब्जेक्ट कौन है ये? बात ईच की हुई और बात गर्ल की हुई। यहां क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट भले ही एंड से जुड़ा हुआ है चाहे कुछ भी है, अगर उसमें यह शब्द आ गया, क्या आ गया? या अगर उसमें क्या आ गया? एवरी आ गया, तो चाहे कैसा भी हो सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो ईच बॉय एंड गर्ल इज विलिंग टू ज्वाइन दिस। और आप इसको समझ के देखो, जब आप बात कर रहे हो तो इसमें बात वन की हो रही है भाई, वन बाय वन सबकी बात हो रही है, तो उसमें एक की ही, एक एक की हम बात कर रहे हैं। और नीचे जो हमने लिखा टॉम पीटर एंड हैरी, ये एक कहावत है। एवरी टॉम पीटर एंड हैरी का मीनिंग हुआ एवरीवन। क्या मीनिंग हुआ? तो ये नाम वैसे नहीं है, ये कहावत है कि आजकल हर कोई जो है वो मोबाइल यूज कर रहा है। तो आपसे ईडीएम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है एवरी टॉम पीटर एंड हैरी इज यूजिंग मोबाइल्स नाउ अडेज। क्या बात समझ में आई? तो एक काम करो, इसको लिखना स्टार्ट करो। एक चीज देखो, अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में से हिंदी में नोट लिखवाने की जरूरत है नहीं, जहां आपको लगे बोल देना, मैं लिखवा दूंगा। नेक्स्ट। बहुत धीरे लिख रहे हो, बहुत धीरे लिख रहे हो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ। कोई सेलिब्रेशन था क्या यहाँ आज?
अच्छा, वो आ गए यहाँ पर भी पहुंच गए, स्कूल टाइम में आते थे। नेक्स्ट। यस सर। क्लास के बाद बाहर बैठ जाना, मैं लिख के दे दूंगा सारा। कितने आलसी हो गए हम सब, है ना। चलो, कम से कम आपकी क्लास में वो फोटो वाली प्रजाति तो नहीं है, फोटो क्लिक कर लेते हैं लिखने की बजाय, है। नेक्स्ट। डिवास्टेटेड का क्या मीनिंग बताया था? और इसका अगर आपको एग्जाम में वोकैबुलरी आती है ना आपके, वो भी पूछी जा सकती है, तो उसमें अगर इसका सिनोनिम देगा तो वो आपको या तो डिस्ट्रॉयड दे सकता है या रूइंड दे सकता है, बर्बाद। क्या? इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम हो सकता है डेवलप्ड, हो सकता है। ठीक है। क्या? क्रिएट। क्रिएट एक्चुअली वर्ब है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट। हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो मैं क्लास में सॉल्व करवाऊं? हाँ? नहीं, आप प्रैक्टिस तो आप करोगे तब सही होंगे ना, मतलब मैं मेरी तरफ से कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं टॉपिक होने के बाद? ये टॉपिक हुआ होने के बाद में आपको मैं, आप क्या चाहते हो? 5 क्वेश्चंस, 10, 15, 30? डन। नेक्स्ट। क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन शीट भी दूंगा आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस के लिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी ऐड होंगे, जितने भी राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स में आए हुए वो क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, नए क्वेश्चंस भी होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दूंगा आपको, कमी रहेगी नहीं। हम्म। टॉपिक होते ही शीट, हाँ। टॉपिक तभी कंप्लीट माना जाता है, देखो इसमें जब हम इवेलुएट नहीं करेंगे कितना हमने सीखा है नहीं सीखा, तो पता कैसे चलेगा? एक पेज रह गया ये। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों तो पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है।
इसमें नोट लिखवाऊं क्या? हेलो। यस कुलदीप जी। हाँ जी कुलदीप जी बोलिए। उसको भेज दो ना। हाँ मैं क्लास में हूँ अब। 1 2 3। हुआ? मैं से बार बार बोल के प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। हो गया क्या? चलो। हम्म। क्या? बैक करूं? जो आदेश। तो जल्दी से दोनों सेंटेंस लिखो, जल्दी से, मेक इट फास्ट। एक। यस। चेक कर रहा हूं आगे कितना हो रहा है। ऐसे घबराया मत करो। बहुत दिनों। अच्छा इसलिए। देखो राजस्थान वालों के लिए कोई भी टास्क है ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। इंग्लिश को लेकर भी घबराते हैं, अगर वो सीखना चाहे ना मन से, 10 दिन में सीख सकते हैं। कैसे? राजस्थान की जनता एक बार ठान ले, उनके लिए हर काम मामूली सा है, हर काम मामूली सा है। बाड़मेर का नाम सुना ही आपने? एक टाइम ऐसा था, बाड़मेर पूरी तरीके से बैकवर्ड, कुछ था ही नहीं टीचर्स में। जैसे पहले काला पानी होता था ना, अंग्रेजों के टाइम पे काले पानी की सजा, तो टीचिंग फील्ड में जिसको परेशान करना होता उसको बाड़मेर पोस्टिंग देते थे। बाड़मेर उसके लिए काले पानी की सजा होती थी एक तरह से। लेकिन आज आप देखो बाड़मेर से कितने टीचर्स निकल रहे हैं, हर साल कितने आरएस निकल रहे हैं, हर साल आईएएस निकल रहे हैं। अब लोग प्रिफर करते हैं वहां बाड़मेर जाना। उन्होंने डिसाइड किया, और देखो कुछ टाइम में पूरा माहौल वहां, पूरा नरेटिव चेंज हो गया। चलो ये भी हो गया, जल्दी से लास्ट लिख लो।
मैं भी हंस लेता हूं, बता दो मुझे भी। होली पे कुछ ज्यादा हो गई थी क्या भांग? कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या किया जाए ऐसे जनता का? ऐसा क्वेश्चन कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था? हम्म। ये जो भाई ने पूछा ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, आपकी क्लास में तो फिर भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आया है। एक बार सब्जेक्ट का बैच चल रहा था मेरा, इंग्लिश सेकंड पेपर सब्जेक्ट का, उसमें जो क्वेश्चन आया था मैं 10 दिन तक कोमा में रहा। हाँ? चलो हुआ ये, चले आगे। सुनो सुनो, अब जो सेंटेंस बता रहा हूं, जब लेवल थोड़ा बढ़ाना हो ना क्वेश्चन का, तब इस टाइप का देता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग novels that been published this year. एक बार पढ़ के देखो क्या लग रहा है आपको। एक आपको लग रहा है हैज बीन आएगा, ठीक है, लॉजिक देख लेते हैं। एक सेंटेंस समझना, मैंने लिखा वन बुक इज स्टिल मिसिंग। जब मैंने इस टाइप का एक बेसिक सा सेंटेंस दिया, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? वन बुक सिंगुलर है तो हमने क्या लिखा? इज। जब मैं लिखूं वन ऑफ द बुक, क्या ये सही है? वन ऑफ द बुक्स होगा, अब वन ऑफ द बुक्स, क्योंकि अब ऑफ लगने से चॉइस हो गई। वन ऑफ द बुक्स स्टिल मिसिंग। अभी भी क्या होगा देखो, वही जो चीज हमने पहले डिस्कस की थी, ऑफ प्रेपोजिशन है तो पहले के अकॉर्डिंग, और वही अगर हम बात करें बुक तो एक ही गायब है ना, तो भी इसमें क्या आया? इज आया। अब ये वाला फंडा जो है हम लोगों को आता है ऑलरेडी, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने का चांस हो सकता है। हमने क्या किया, हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट, हमने यहां देखा कि इसमें लगा हैज बीन पब्लिश्ड दिस ईयर, और हमने वन ऑफ द को देखकर हमने इसमें क्या कंसीडर कर लिया, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? हैव आएगी। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का कोई अलग से टॉपिक होता नहीं है। जितने भी ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स होते हैं, चाहे प्रोनाउन है चाहे नाउन है, उनमें से कुछ रूल्स निकालकर जहां जहां सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बनता है वो एक नया टॉपिक बना दिया।
ये प्रोनाउन में आता है। ये इंग्लिश में एक टॉपिक आता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का एक रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिया जाता है, पूछा जाता है। इस सेंटेंस में क्या हुआ, हमारे पास दो सेंटेंस थे जिसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। एक तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, एक, और एक था दैट हैज बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा। क्या लिखा? दैट। एग्जाम में क्या होता है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो आता है दैट, और या आता है हु, या आता है विच, या आता है वॉट। ठीक है, ये चार वर्ड्स मैं बता रहा हूं। इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आ रही है, समझना इस चीज को, दैट या हु या विच या वॉट, इसको भी भूल जाओ। आप सिर्फ देखो दैट और डब्ल्यू एच वर्ड, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद जो वर्ब आ रही है, उस वर्ब को सिंगुलर में रखना है या प्लूरल में रखना है, इसका डिसीजन लेने से पहले आप लोग इस दैट से पहले जो शब्द है, कौन सा दिया हुआ है यहां पर, इस वाले शब्द को देख लेना। यहां पर जो नॉवेल्स है, इसके पहले जो नाउन होगा, ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब इस नाउन को देखकर डिसाइड होती है। तो यहां पर मैं बोलूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट आई हैज बीन या हैव बीन, दैट हैव बीन पब्लिश दिस। बाकी सेंटेंस को समझो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक उसके हाथ में एक नॉवल है, बोला ये सबसे इंटरेस्टिंग नॉवल है। नॉवल कौन से, किन नॉवल में से, जो नॉवेल्स इस साल पब्लिश हुए हैं। तो ये पब्लिश होने का जो है वो वन के लिए नहीं आया, जितने भी नॉवेल्स पब्लिश हुए हैं उनमें से ये एक है। तो पब्लिश होने का कॉन्टेक्स्ट तो किसके लिए, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया। लेकिन इतना हम मान लो क्यों जाए, हमें सीधा डायरेक्ट यहां पर आंसर मिल रहा है कि दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद जो वर्ब आ रही है उसका डिसीजन लेना है। तो हम क्या देखेंगे, अब मैं एक चीज और कह रहा हूं कि जितनी जरूरत है मैं वही बताऊंगा। ये जो टर्म दिया हुआ है जो दैट से पहले आ रहा है, इसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। में अभी आपसे शेयर नहीं करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो डायरेक्ट ये देखो, एक रूल लिख लो, काम आएगा। लिखो, हिंदी में लिख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देगा। दो सेंटेंसेस दैट और डब्ल्यू एच वर्ड, दो सेंटेंसेस दैट या डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़े होने पर उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब, उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब दैट और डब्ल्यू एच वर्ड, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के पहले आने वाले नाउन। दो सेंटेंसेस दैट और डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़े होने पर उनके तुरंत बाद आने वाली वर्ब लिखा। अब दोबारा बोल रहा हूं, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत पहले आने वाले नाउन के अनुसार प्रयोग में आती है, प्रयोग में आती है। क्या मैं जो कहना चाह रहा समझ गए बात? दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद जो वर्ब आ रही है उसका यूज दैट और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत पहले आने वाले नाउन के अनुसार प्रयोग में किया जाएगा। यहां पर हमने देखा दैट से कनेक्टेड है, तो इस दैट के पहले कौन आया हुआ है? नॉवेल्स। तो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया। और यही अगर ऐसा एक सेंटेंस देखो, छोटा सा एक सेंटेंस और दे देता हूं मैंने लिखा इट इज आई हु मिस्टेकन is am are इट इज आई। अब देखो बोलने में आपको इट इज आई हु इज मिस्टेकन,
बोलने में आपको इज ज्यादा सही लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड। क्या दो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़े हुए हैं? तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आ रही है ना, इसका डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेना है? तो आई के अकॉर्डिंग क्या आया? एम आया। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर ये रूल हो गया। ये दोनों सेंटेंस लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी करेंगे कल। एक चीज और मैं चाह रहा था, मैं 5-7 वर्ड्स बता रहा हूं, क्लास का कंक्लूजन है अभी, वो वर्ड्स जरूर थोड़े से आप याद रख लेना। एक वर्ड होता है जैसे सुसाइड, शुरुआत इसी से करते हैं। इसकी एंडिंग किससे हो रही है? साइड से हो रही है। जितने भी वर्ड्स अगर साइड से एंड होते हैं, उसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द केसेस होगा या तो मर्डर से रिलेटेड होगा या किलिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है? जैसे मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, गाइनोसाइड, एंड्रोसाइड, वल्पिसाइड, एपिसाइड, एवीसाइड, जेनोसाइड, रेजिसाइड और लास्ट क्लेप्टोसाइड। थोड़ा सा हेल्प करोगे? देखो मैं शॉर्टकट में लिखवाऊंगा इसका मीनिंग, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो, समझना। इन सबका मीनिंग किससे रिलेटेड है? क्योंकि एंडिंग किससे हो रही है? साइड से। थोड़ा तो हिंट मिला, इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मीनिंग कोई नया शब्द आ गया, थोड़ा सा हिंट मिला आपको। मैट्रिसाइड जो शब्द है, मैट्री का रिलेशन है मदर से। मैट्री का रिलेशन, मैटरनल अंकल बोलते हैं ना, मामा को मैटरनल अंकल, तो मैटर जो वर्ड है ये मदर के लिए आता है। अब किसी जैसे दुष्ट इंसान ने अपनी मदर का मर्डर कर दिया, उस मर्डर को क्या बोलेंगे? मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर। किसी ने फादर का कर दिया, अब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये टर्म्स। फादर के मर्डर के लिए क्या टर्म आया? पहले राजा महाराजाओं में होता था ऐसा। गाइनोसाइड, हाँ, मातृहंता पितृहंता ऐसे हम बोल सकते हैं। आप सिर्फ इस पे जाओ, गाइनोसाइड। गाइन शब्द वुमन के लिए आता है क्या? गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ये वुमन के लिए आ गया। किसी ने किसी महिला का मर्डर कर दिया, स्त्री हत्या, क्या बोल दिया हमने? गाइनोसाइड। एंड्रोसाइड, यस, एंड्रोसाइड का मीनिंग कोई भी आदमी, मैन। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसका नाम होता है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड का मीनिंग होता है कि एक ऐसा रोबोट जो दिखने में ह्यूमन जैसा हो। ह्यूमन शेप में जो रोबोट होता है उसको एंड्रॉइड कहते हैं। तो एंडर का मीनिंग मैन के लिए आता है। तो अब एग्जाम में ऐसा पूछा कि मर्डर ऑफ अ मैन, तो क्या आ गया? क्या लिखा हुआ है? वल्पी। वल्पी जो शब्द है, देखो ग्रीक लैटिन लैंग्वेज जो है, इसमें जो फॉक्स होता है, लोमड़ी जो होता है, उसके लिए वल्पस शब्द का यूज किया जाता है। वहीं से इंग्लिश में है वल्पीसाइड आया हुआ है। वल्पीसाइड किसके लिए आ गया? फॉक्स के लिए। एपीसाइड आप खुद बताओगे, मुझे नहीं आता। एपीसाइड, अरे नहीं, गांवों में वो एक वर्ड बोलता ना, एपीकल्चर, मधुमक्खी, बीज। अरे मधुमक्खियों को मार दिया, किल कर दिया है ना, किलिंग ऑफ बीज। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, किलिंग ऑफ बीज, वो क्या आ गया? एपीसाइड। एवीसाइड, एवीसाइड, हवाई जहाज वाली जो इंडस्ट्री है इसको एविएशन कहते हैं, कहते हैं ना। एवी का मीनिंग बर्ड से होता है, आप साइंस में पढ़ते होंगे ना, ए
अच्छा, बर्ड्स के लिए एवियन शब्द आता है, एवी, बर्ड्स, किलिंग ऑफ अ बर्ड, किलिंग ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी की हत्या, क्या गया, एग्जाम में पूछा जाता है, जेनोसाइड, कत्लेआम, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मैसाकर जिसको बोलते हैं, कत्लेआम, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या, दंगे होते हैं, वो वाला मैटर। लास्ट में सेकंड लास्ट क्या है, रेजीसाइड, रेजी को याद रख लेना, राजा से, राजा, किंग, मर्डर ऑफ अ किंग, कहीं पर किसी राजा की हत्या कर दी, उस राज हत्या को क्या बोलते हैं, रेजीसाइड। और लास्ट क्या है, चोर, थीफ, चोर आया चोरी करने के लिए, आपने उसको सल्टा दिया, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोसाइड। तो एक बार फटाफट देख लो, क्या बात समझ में आई है ना, तो ये शॉर्ट में लिखवाया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। ये लिख लिया था क्या, हाँ तभी तो, क्या हुआ, नहीं पहले ये लिख लो फिर वो लिख लो, मैं तो आपको सोच के, नहीं तो वो वाले स्लाइड निकाल के चला जाता मैं तो।